सबको नमस्कार और मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्रियन एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम पढ़ेंगे और इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये जान लेंगे और साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि इसका क्या रोल है हमारे सिलेबस में और क्या रोल है हमारे लाइफ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आती है, जब भी हम रेडिएशन पढ़ते हैं तो एक वर्ड आती है वेव्स, और इस वेव्स को हम हिंदी में बोलते हैं तरंग। देखो, संसार में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत तेज़ी से गति करती है और जब बहुत तेज़ी से गति करती है तो उसमें तरंगों का गुण आ जाता है। तो उन तरंगों को हम मेंशन करते हैं उनके डायरेक्शन के थ्रू, जिस तरीके से वो किसी सोर्स से निकलती है और वो श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती है। तो श्रृंग और गर्त हुए बनाते हुए जब कोई स्पीसीज या कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल्स गमन करता है तो हम उसके पाथवे को हम तरंग बोलते हैं, उसको हम वेव्स का नाम दे देते हैं। तो ये जो तरंग है हम उसको मेंशन करते हैं इस तरीके से मेंशन करते हैं। ये कोई सोर्स है हमारा और जब तरंग ऐसा गति करता है, पार्टिकल हमारा गति करता है तो ये इस तरीके से गमन करता है, ऐसा इस तरीके से हमारा गमन करता है। तो ये सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं हम लोग वेव्स, तो ये है हमारा वेव्स, ये दिख रहा होगा। और हम यदि इसको एक हाइपोथेटिकल लाइन ऐसा खींचे तो इसके बीचों बीच जाएगा, ये हाइपोथेटिकल लाइन ये बीचों बीच जाएगा जी। और ये बीचों बीच जो लाइन जा रहा है हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर ये जो ऊपर बना है इसको हम बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, श्रृंग बोलते हैं। और ये जो नीचे बना है इसको बोलते हैं गर्त। इसको क्या बोलते हैं? गर्त, जिसको ट्रफ बोलते हैं हम लोग, ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस श्रृंग गर्त बनाते हुए चलती है। एक श्रृंग बना तो एक गर्त बनेगा, एक श्रृंग बना फिर गर्त बनेगा। इसको भी हम श्रृंग बोल देंगे और इसको हम गर्त बोल देंगे। फिर से श्रृंग बनेगा, फिर से श्रृंग बनेगा, फिर से गर्त बनेगा। तो ये श्रृंग गर्त बनाते हुए चलती है। तो जब हम कोई स्पीसीज इस तरह से गमन करती है श्रृंग गर्त बनाते हुए, तब हम उसको हम तरंग बोलते हैं। अब ये जो तरंग बन गया है, इन वेव्स को दो तरीकों से डिफाइन किया गया। फिर से बता रहा हूँ, इन तरंगों को दो तरीके से डिफाइन किया गया। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि तरंगों के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम लोग धीरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, जब कोई पार्टिकल श्रृंग गर्त बनाते हुए चलता है तो हम उसको वेव्स बोलते हैं। तो अब मैं दूसरा पॉइंट ये कहने वाला हूँ कि ये जो तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। ये जो तरंगों के प्रकार है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। ठीक है, और एक को बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। ये दो तरीके से डिफाइन किया गया था। तो जो यांत्रिक तरंगे हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। अब इसको बताऊंगा ये मैकेनिकल वेव क्या होती है, और ये होती है नॉन मैकेनिकल वेव। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब ये जो मैकेनिकल वेव क्या होती है, देखो ये जो तरंगे होती है ना, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इसको कोई सोर्स देना पड़ता है, जिसको हम माध्यम बोलते हैं। तो ये तरंगे वे तरंगे होती है जिसके लिए गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वेव, इसको, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसी तरंगे होती है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको नहीं जानोगे तो भी चलता, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पहुंचना चाह रहे हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, ये जो तरंगे होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं रहेगा तो गमन नहीं करेगा, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ये, ठीक है। तो ये जो तरंगे हैं हम माध्यम पर डिपेंड किए और उसको बता दिए। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो यांत्रिक तरंगे हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। ये जो यांत्रिक तरंगे हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। ये एक बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं, और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे। एक क्या होती है, लिख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंगे। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वो क्या करती है, यदि माध्यम के कण जिस दिशा में गमन कर रहे हैं, यदि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गमन कर रहे हैं, तो वो इसका वेव जी वो भी है ऐसे इसी डायरेक्शन में ऐसा गमन करता है। मतलब उसका डायरेक्शन ऐसा सीधा सीधा ही होता है इसका, अनुदैर्ध्य तरंगों का। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यदि वेव्स हमारा इधर गमन कर रहा है, यदि हमारा वेव्स इधर गमन कर रहा है, ऐसा गमन कर रहा है, तो पार्टिकल जो होती है ना वो अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन में रहता है। यानी माध्यम के कण यदि अप डाउन कर रहे हैं तो उसके लंबवत होती है, माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत गमन करती है, और ये माध्यम के कणों की दिशा के समानांतर गमन करती है। तो जब पैरेलल मूवमेंट होता है, पैरेलल मोमेंटम होता है या पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, तो हम उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। और यदि परपेंडिकुलर वो मोशन करता है तो हम बोलते हैं उसको अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये जो यांत्रिक तरंगे हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अयांत्रिक तरंगे। इसी को हम लोग एक और नाम से पढ़ते हैं, जिसको मैंने हेडिंग डाला था, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको बाद में नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ना, अयांत्रिक तरंगे होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा, आपने देखा कि तरंगे क्या होती है। तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। इसको हम लोग दो भागों में बांटे। इसको अब क्या करेंगे, ये जो तरंगे होती है ना, केवल और केवल ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है ये। अब हम लोगों को ना सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, इसके बारे में जानना नहीं है, लेकिन हम लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानना है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बदले हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, जो मैं अभी लिखा था यांत्रिक तरंगे, तो उसमें उदाहरण के तौर पे देखें तो इसके क्या क्या तरंगे हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आता है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। इसके अलावा जो हमारा ध्वनि होती है वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। जो कंपन होती है, कंपन से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो इसी का उदाहरण है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे जिसको हम सुन नहीं सकते, वो भी इसी तरंग का उदाहरण है। तो इसमें इस तरह के उदाहरण हैं, ठीक है। ये तरंगे जो होती है ना, वो होती है आपका कौन सा तरंग, जो होती है यांत्रिक तरंगे, उनका एग्जाम्पल है। हम लोग जो चलने वाले हैं अयांत्रिक तरंगों में जाने वाले हैं। किस में जाने वाले हैं, अयांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उसका हमारा मेन हेडिंग है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन
फोकस इसी में रहना चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यही हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे अभी आधुनिकता का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, यानी हमारा जो पीढ़ी चल रहा है वो यही विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग के कारण डेवलप्ड हो रहा है। और कैसे डेवलप्ड हो रहा है, क्यों डेवलप्ड हो रहा है, वो धीरे से समझ में आएगा कि कितना बड़ा रोल है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले हैं। इसकी जो शुरुआत है, खोज है, वो मैक्सवेल साइंटिस्ट ने किया था। मैक्सवेल साइंटिस्ट को माना जाता है कि इनका खोज करने का श्रेय इन्होंने दिया था। तो ये जो तरंगे होती है, इन तरंगों में क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्या होता है ये? तो ये कोई सोर्स होती है। जब कोई सोर्स होती है तो हम लोग ये बोल देते हैं कि ये तरंगे इस तरीके से मान लो गमन कर रही है, ऐसा गमन कर रही है। मैंने अभी बताया था कि ये जो तरंगे हैं जब गमन करती है, तो आपको ये बताया था कि जब ये तरंगे गमन करती है तो इस तरीके से श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती है, ऐसा। तो ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए चल रही है, मैंने ऐसे ले लिया, ये सोर्स है मेरा, ये सोर्स है, ऐसा तरंग गति कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक और वेव्स है, ऐसा। इसको ध्यान से देखिएगा, चित्र को भी ड्रा करने आना चाहिए। ऐसा इस तरीके से ये गमन करेगा, ऐसा। तो होता क्या है, एक जो तरंग है ना, ऐसा अप डाउन ऐसा गति करता है, और जो दूसरा तरंग है वो ऐसे गति करता है। यानी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी इसको यदि मैं ऐसे कह दूं, इसको ऐसे कह दूं, तो ये मान लो ये प्लेन है, मतलब ऑन द प्लेन है, तो ये कहूँगा कि एक जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा। और एक जो है ऐसा प्लेन में है, ये जो दिख रहा है वो प्लेन है। तो ये जो एक फेस है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। याद रखिएगा, ये एक जो फेस है इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र। एक जो क्षेत्र है मैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड, तो जो दोनों फील्ड है एक साथ मूवमेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड जब एक साथ मूवमेंट करती है तो इसी कारण इसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत से इलेक्ट्रो हो गया, चुंबकीय से मैग्नेटिक हो गया, और तरंगे वेव्स हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इन तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन तरंगों की विशेषता क्या है? विशेषताएं क्या है? ये जो तरंगे हैं उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले तो ये जो तरंगे होती है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा लिख लीजिए आप, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती गमन करने के लिए। ये देखो, आपके गमन करने के लिए आपको कहीं जाना है तो आपको माध्यम पड़ेगी। चाहे आप एरोप्लेन से भी जाते हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होना जरूरी नहीं तो मर जाओगे। और आप यदि सड़क में चलते हो तो रास्तों का होना जरूरी है। बाइक में जा रहे हो तो बाइक का चक्का होना जरूरी है। तो वैसे ही आपको माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन ये ऐसी तरंगे हैं जिसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी गमन कर सकता है, कांच से भी निकल सकता है, कांच में कोई जगह ही नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ें हैं, ये जो तरंगे हैं ना, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर गमन कर सकती है, ठीक है। प्रकाश के वेग के बराबर गमन कर सकती है, प्रकाश के वेग के बराबर गमन करती है या कर सकती है, करती है लिख दो, करती है, ठीक है। मतलब प्रकाश का जो वेग है ना, आप लोगों को पता होगा वो कितना होता है। प्रकाश का वेग होता है, जिसको हम c से दर्शाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
ये होती है, इसके बराबर गमन कर सकती है। ठीक, ये हो गया। ये जो तरंगे होती है, इन तरंगों में एक और विशेषता होती है, इन तरंगों में किसी ऊर्जा को ले जाने की क्षमता होती है। तो ये ऊर्जा के संवाहक होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के संवाहक होते हैं। संवाहक यानी एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में ट्रांसफर भी कर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के संवाहक होते हैं ये। क्लियर? इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, इसमें संवेग, वेग और संवेग दोनों होता है। इसमें वेग भी होता है और वेग के साथ साथ क्या होता है? संवेग भी होता है। ठीक है, वेग और संवेग दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो वेग और संवेग दोनों होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन भी किया गया है। उन क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, इनको थोड़ा लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड। हाँ, इसकी विशेषता में लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र, ऐसा कोई दुनिया का और कोई वेव नहीं है जिसमें दो क्षेत्र हो। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होती है, दोनों होती है। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है, लंबवत गमन करती है। तो जो कुछ फैक्टर चुंबकीय क्षेत्र का काम करता है तो कुछ फैक्टर विद्युत क्षेत्र का काम करता है। तो ये दोनों आपस में एक साथ गमन करने के कारण ये ऊर्जा के संवाहक होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो आपको पता चल गया होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। तो इस वाले टॉपिक में हमने सीखा कि किस तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ठीक है, तो ये लिख लिए। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के। एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये इनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज किया जाता है। तो हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स। ठीक है, मूलभूत पद, मूलभूत पद, मूलभूत पद। और ये मूलभूत क्या है? जब हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे घर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं ईटा, गिट्टी, ऐसा बात करते हैं ना। तो उसी तरीके से हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो कुछ मूलभूत पद की बात करते हैं। ठीक है, मूलभूत पद की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो पहले मूलभूत पद को लिख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ वेवलेंथ। दूसरा बात करते हैं आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम लोग आवृत्ति के बाद तरंग संख्या, तरंग संख्या। ठीक है, तरंग संख्या जिसको वेव नंबर बोलते हैं, वेव नंबर, वेव नंबर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आयाम, आयाम जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और जिसमें हम चर्चा करते हैं पांचवा ऊर्जा, ऊर्जा जिसको हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये मूलभूत पद हैं जिससे हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की विशेषताओं के बारे में हम अच्छा से बता सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ कि तरंग दैर्ध्य क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसको मिटा भी देते हैं हम तरंग दैर्ध्य को। तो हमारा मेन हेडिंग रहेगा तरंग दैर्ध्य, मेन हेडिंग रहेगा तरंग दैर्ध्य। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे केवल तरंग दैर्ध्य को, तो हम एक वेव बनाएंगे। बार बार जब हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र को एक साथ कभी नहीं लिखेंगे, एक ही चीज को लिखेंगे। तो पहला हम बात कर रहे हैं तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? मैंने जैसे कहा था अभी कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो इस तरीके से श्रृंगार्थ बनाते हुए चलती है, ऐसा
ऐसा श्रृंग अर्थ बनाते हुए चलती है। ठीक है, तो श्रृंग अर्थ जब बनाते हुए चलती है तो यहाँ पे जो ऊपर बना है मैंने बताया था कि ये श्रृंग है और ये गर्त है। ठीक, ये क्रस्ट बोला था इसको, क्रस्ट, और ये ट्रफ था ये। ठीक, ट्रफ्स। तो यहाँ पे ये एडजासेंट क्रस्ट है, देखो ये एडजासेंट क्रस्ट, तो इसको क्रस्ट बोल सकता हूँ, और ये एडजासेंट ट्रफ है, ट्रफ। तो ये जो है ना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजासेंट क्रस्ट बोलते हैं इसको, क्रस्ट यानी सीसी। ठीक है, आर टू एडजासेंट ट्रफ, आर टू एडजासेंट ट्रफ, ठीक, यानी ट्रफ और ट्रफ इज नोन एज वेव लेंथ। ठीक, ये आप याद रखिएगा हमेशा। तो जो क्रमागत श्रृंगों या क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी है वही कहलाती है तरंग दैर्ध्य, यही है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, याद रखिएगा यदि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसका जहां जहां श्रृंग होगा कंटिन्यूअस वो लेमडा सेम टू सेम होगा। यदि इन दोनों क्रस्ट की बात करते हो ये लेमडा, इन दोनों क्रस्ट की बात करते हो तो ये भी लेमडा, या इन दोनों की ट्रफ की बात करते हो तो ये भी लेमडा ही कहलाएगा। तो यही है तरंग दैर्ध्य, यही क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया। तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है। अब ये जो तरंग दैर्ध्य होती है, याद रखिएगा इसको हम दो तरीके से और बोल सकते हैं। यदि मैं इस वाले वेव्स की बात करूं, यहां से देखो ऐसे, इस वेव को मैं बना रहा हूं, इसको देखो, इस वेव को देखो और इमेजिन करो कि ये क्या हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ जो है ना तरंग दैर्ध्य कम है और यहाँ तरंग दैर्ध्य ऊपर वाले में ज़्यादा है। तो कुछ तरंगें ऐसी होती है जिसमें तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होता है, कुछ तरंगें ऐसी होती है जिसमें तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होता है। तो तरंग दैर्ध्य के आधार पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाद में क्लासीफाई करेंगे। तो ये तरंग दैर्ध्य कम है, सॉरी यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ देखिए यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो बाद में एक रिलेशन बताऊंगा, E इज इक्वल एच न्यू, या हम जानते हैं E इज इक्वल न्यू इज इक्वल सी अपॉन लेमडा, या इसी को हम बोल देंगे E इज इक्वल E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका लेमडा का मान ज़्यादा होगा, जिस लेमडा का मान ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा है ये, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ लेमडा का मान कम है। ठीक है, तो ये हो गया लेमडा। अब इसको क्या क्या यूनिट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, लेमडा यदि हम पढ़ रहे हैं तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करने के लिए, जानने के लिए हम लोग कौन कौन सी इकाइयाँ लेते हैं। ठीक है, तो इकाइयाँ को देख लीजिए। तो तरंग दैर्ध्य की इकाइयाँ में हम पढ़ते हैं सबसे पहले यूनिट्स। तो इसको यूनिट्स को हम नापते हैं एसआई इकाई में। देखो तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, तो हम लोग उसको अलग अलग नापते हैं। जैसे 10⁻³ मीटर है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग जानते हो 10⁻³ मीटर। यदि उसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻1 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गया। और 10⁻6 है मीटर, या उसी को सेंटीमीटर में बोलें तो ये हो जाता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ठीक, याद रखिएगा ये 1 माइक्रोमीटर। 10⁻9 मीटर है, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा, 10⁻9 मीटर है, तो हम उसको बोलते हैं 10⁻9 है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻3 60 मीटर।
ये इसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 1 नैनोमीटर। और 10 की घात ऋण 10 मीटर है, या 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर बोलोगे आप। 10 की घात क्या बोलोगे? ऋण 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। दोनों को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है? कौन बड़ा लग रहा है? नैनोमीटर बड़ा है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कौन ज़्यादा है? नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कौन ज़्यादा है? तो कौन ज़्यादा है भाई? मीटर, 10 की घात ऋण 9 मीटर है ये, और ये कितना है? ये है 10 की घात ऋण 10 मीटर है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो है 1 नैनोमीटर है और ये क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो यदि काटोगे तो कोई कितना कटेगा? इधर 10 की घात ऋण 10 बचेगा ही। मतलब मैं इसको उठा करके यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 10। तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 1। ठीक है, बचेगा ना जी? यहाँ पे ये इतना बचेगा। अब ये इसको काट दिया तो 10 एक रहेगा, 1/10 हो जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा। तो 10 हमारा जो नैनोमीटर होगा, 10 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा, यानी हमारा 10 नैनोमीटर होगा तब 1 एंगस्ट्रॉम आएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम हो गई जिसमें आपने चर्चा किया कि किस तरह से के इनके यूनिट है। ठीक है, अब ये बात हमको ये इतना समझ में आ गया कि जितना छोटा इकाई रहेगा उतना ही छोटा वेवलेंथ होगा। बहुत बहुत छोटा वेवलेंथ है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी और कम होगी। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? आपका वेव नंबर। ठीक है, इसका ये हो गया आपका वेव नंबर, सॉरी वेव नंबर बोलता हूँ, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ हो गया। इसको लिख लिए होगे। अब इसको लिखने के बाद हम वेव लेंथ लिखे थे, अब वेवलेंथ के बाद हम आ जाते हैं वेवलेंथ के बाद आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। चलो दूसरा लिख लेते हैं आवृत्ति। क्या पढ़ लेते हैं? आवृत्ति। इसको भी ध्यान से देखिएगा, आवृत्ति क्या चीज़ है? इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये वर्ड तो बहुत यूज़ करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, उसका काम करने की फ्रीक्वेंसी अच्छा है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको यदि डिफाइन करें, देखो उसको तो लेमडा से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू से दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाते हैं? न्यू से दर्शाते हैं। म्यू नहीं मत बोलना, न्यू बोलना। ठीक है, तो इसको म्यू बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं म्यू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं न्यू। तो न्यू ही लिखना है इसको, न्यू। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 1 सेकेंड में तरंगे कितना दूर जा रही है। ठीक है, तो तरंगों की संख्या जो 1 सेकेंड में कितनी बार बनती है? तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तरंग की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये हो गया क्लियर। अब ये कैसे समझोगे आप? यदि कोई वेव है जो 1 सेकंड में 100 बार बना रही है, यदि मान लो कोई वेव है, इसको हम तो म्यू से दर्शा दिए हैं, यदि 1 सेकंड है आपके पास समय और केवल एक ही दोलन हो रहा है, एक ही दोलन का मतलब है एक स्ट्रिंग बन रहा है और एक गर्त बन रहा है, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। इसको वन वेव भी बोलते हैं कई लोग, इसको वन साइकिल भी बोलते हैं। तो एक स्ट्रिंग और एक गर्त, एक स्ट्रिंग और एक गर्त, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया वन साइकिल। क्या हो गया? याद रखिएगा, इसको वन साइकिल बोलते हैं। यदि फिर से एक स्ट्रिंग बनाए, एक गर्त बनाए, तो इसको बोलेंगे सेकेंड साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड साइकिल। ठीक है, फिर से एक स्ट्रिंग और फिर से एक गर्त बनाए, फिर से एक स्ट्रिंग और एक गर्त बनाए, तो इसको थर्ड साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? थर्ड साइकिल। तो आप याद रखिएगा,
यदि 1 सेकंड में एक ही साइकिल होती है, एक ही साइकिल होती है, याद रखिएगा 1 सेकंड में एक ही साइकिल होती है, तो हम उसको बोलेंगे 1 हर्ट्ज। इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम हर्ट्ज था, इसलिए 1 हर्ट्ज बोलते हैं। यदि 1 सेकंड में, याद रखिएगा 1 सेकंड में 10 साइकिल बने, क्या बने 10 साइकिल, तो इसको हम बोलेंगे 10 हर्ट्ज बोलेंगे। 1 सेकंड में 10 साइकिल मतलब समझ पा रहे हो, एक बार 1 2 3 4 5 ऐसा करके 1 सेकंड में 10 बार बन जाता है, तो इसको हम 10 हर्ट्ज बोलेंगे, 10 हर्ट्ज बोलेंगे। और यदि 1 सेकंड में ही ये 1000 बार साइकिल करे, 1000 बार करे, तो इसको बोलेंगे 1000 हर्ट्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको 1000 हर्ट्ज बोलेंगे। और कई लोग इसको क्या बोल देते हैं 1 किलो हर्ट्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको 1 किलो हर्ट्ज बोल देते हैं। इसी तरीके से आप ना एक इमेजिंग करो कि आपका जो है 1 सेकंड में 10 की घात 6 हो जाए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक 6, तो इसको आप 10 की घात 6 हर्ट्ज लिख सकते हो। और 10 की घात 6 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं पता है, 10 की घात 6 हर्ट्ज है तो उसको बोलते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। क्या बोलते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। ये बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है कि 1 मेगा हर्ट्ज क्या है, तो 10 की पावर 6 साइकिल पर सेकेंड है तो उसको 1 मेगा हर्ट्ज कहलाएगा। आप इमेजिंग करो कि 1 सेकेंड है और वो जो है 10 की पावर 6 साइकिल बना लिया, तो कितना ज़्यादा बनाया। जितना ज़्यादा पर सेकेंड साइकिल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा पर सेकेंड साइकिल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। क्योंकि इसको बताने वाला साइंटिस्ट था ना, उसका नाम था प्लांक। प्लांक ने कहा था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसको इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था और एक कांस्टेंट दिया था, ये प्लांक कांस्टेंट। क्या दिया था, प्लांक कांस्टेंट दिया था। तो याद रखिएगा इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। 1 सेकंड में जितना ज़्यादा साइकिल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। 1 सेकंड में जितना ज़्यादा साइकिल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। कभी कभी एक और हम पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं, वो क्या पढ़ते हैं 10 की घात ऋण 9 हर्ट्ज है, 10 की घात ऋण 9 हर्ट्ज है तो 1 गीगा हर्ट्ज बोलते हैं, 1 गीगा हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 गीगा हर्ट्ज। तो ये आवृत्ति मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जितनी ज़्यादा वेव्स बनेगी पर सेकंड उतनी ही ज़्यादा उसकी आवृत्ति कहलाएगी। जितना आप पर सेकंड जितना ज़्यादा आप काम करते हो उतना ज़्यादा आपकी इफ़िशियंसी होगी। उसी तरीके से तरंग भी है, तरंग जितना ज़्यादा बनेगा पर सेकंड उतनी ज़्यादा उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये आवृत्ति को हमने म्यू से दर्शा दिया, म्यू से दर्शा दिया। ठीक, अब इसको दर्शा लिए। अब इसको दर्शाने के बाद हम बात करते हैं, अब बात करते हैं इसमें तीसरा जो टर्म्स है तरंग संख्या, तरंग संख्या। ठीक है, कैसा तरंग संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं तरंग संख्या, वेव नंबर, वेव नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा इसका वेव नंबर हम लोग ना, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसका नाम है उसमें हम बात करते हैं IR में, IR में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाद में हम पढ़ेंगे। तो वेव नंबर है ना, इसको न्यू बार से शो करते हैं, इसको न्यू बार से शो करते हैं। अब ये न्यू बार क्या चीज़ है जी, इसको जान लो। ये क्या कहता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के बाद आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हो। कितना गैप लेते हो 1 सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा इसका 1 सेंटीमीटर ही गैप लेना है, और उस 1 सेंटीमीटर के गैप में जितना बार हमारा वेव बनेगा, जितना बार हमारा वेव बनेगा वही उस तरंग की तरंग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकेंड इन पर सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज वेव नंबर। किसी निश्चित बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, किसी निश्चित बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाले तरंगों की संख्या को वेव नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज
इज नोन एज वेव नंबर। तो ये वेव नंबर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं, जितना ज़्यादा वेव बनेगा उतनी ज़्यादा तरंग संख्या कहलाएगी। जैसे इमेजिन करो कि ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, इतना वेव बना, और कोई 1 सेंटीमीटर का फिर गैप है, इसमें बहुत ज़्यादा वेव बन गया, ऐसा बहुत ज़्यादा वेव बन गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ तरंग संख्या ज़्यादा है, यहाँ तरंग संख्या कम है, यहाँ तरंग संख्या कम है, यहाँ तरंग संख्या ज़्यादा है। 1 सेंटीमीटर की गैप में जितना ज़्यादा वेव बनेगा उतनी ज़्यादा वेव नंबर कहलाएगी। तो ये वेव नंबर है, ठीक है। तो आपको वेव नंबर का रिलेशन जानना जरूरी है, रिलेशन जानना जरूरी है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि वो कहता है कि आपका जो तरंग संख्या है, हमेशा याद रखिएगा, जो तरंग संख्या है, तरंग संख्या म्यू बार है, वो हमारा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का उल्टा, तो तरंग दैर्ध्य का उल्टा जो है, ठीक है, वो कहलाता है वेव नंबर। मतलब आप इमेजिन ये करो कि आपके पास जो है ना लेमडा का मान मान लो 200 nm है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 200 nm है, तो 200 nm है, तो आप ये करोगे 200 नैनोमीटर है ना, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो पहले नैनोमीटर तो जानते हो 10 की घात ऋण 9 मीटर, आप लोग और पता होगा 200 गुणित 10 की घात ऋण 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो उसको। अब ये जानते हो 2 गुणित 10 की घात 2 हो जाएगा, 10 की घात ऋण 7 हो जाएगा, लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 गुणित 10 की घात ऋण 5 सेंटीमीटर बन सकता है। अब ये मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। याद रखिएगा तरंग संख्या लाना है वेवलेंथ से तो आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम तरंग संख्या निकाल रहे हैं। तो तरंग संख्या जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणित 10 की घात ऋण 5 सेंटीमीटर होगा, -5 सेंटीमीटर। और जब 5 सेंटीमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे 0.5, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 5 और ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर। तो और यदि लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर। या और करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 लगा दो, 4 टाइम्स 0, तो ये हो जाएगा आपका पर सेंटीमीटर। यानी ये तरंग संख्या, यदि आपके पास 200 nm की लाइट है, 200 nm की वेवलेंथ है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ 200 nm है, तो उसका वेव नंबर 50,000 होगा। यानी 50,000 वेव्स 1 सेंटीमीटर के अंदर बनने वाला है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 50,000 वेव्स बनने वाला है। तो ये है तरंग संख्या, ये क्या है, तरंग संख्या। अब मैं एक और पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको उतार लीजिए आप, इसको उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद हम बात कर लेते हैं आयाम। देखो आयाम का उतना ज़्यादा रोल नहीं हम प्ले करते हैं, लेकिन आयाम क्या है वो उसको जानना भी ज़रूरी है। तो ये जो होती है ना वो हाइट है। जब कोई तरंगे, चौथा नंबर हम बात कर लेते हैं आयाम, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है जी, ये हमारा तरंग है, इस तरीके से गमन किया, इस तरीके से गमन किया, ठीक। और जब गमन करती है तब ये हाइट रहती है, क्रस्ट की हाइट रहती है, ठीक। यह ट्रफ का डेप्थ रहता है। तो ये जो है ना क्रेस्ट है, ये क्रस्ट, और क्रस्ट का क्या है, ये हाइट है, क्या है, ये हाइट है, ठीक। और ये है आपका ट्रफ, क्या है, ये ट्रफ है, ट्रफ। और ट्रफ का ये क्या है, डेप्थ है, क्या है, ये डेप्थ है। तो जो डेप्थ या हाइट होती है वही कहलाती है एम्पलीट्यूड, वही कहलाती है एम्पलीट्यूड, यही कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की जो गहराई है वही कहलाती है एम्पलीट्यूड। और जनरली इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, जब तरंग फंक्शन वगैरह लिया जाता है तब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए sin ओमेगा टी ऐसा करके। तो इसको हम लोग
यहाँ पे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड को यहाँ पे लिखते हैं। तो इतना जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जाने कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। अब एनर्जी का कैलकुलेशन हम केवल फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला एनर्जी, चौथा 5वां नंबर एनर्जी में आ जाते हैं। एनर्जी, अब देख लो भैया एनर्जी कैसे निकालते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ही डिराइव करते हैं। तो जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं अभी तक, E = h न्यू, ये प्लांक साहब ने दिया था, मैक्स प्लांक ने। तो यहाँ पे जो है ना, E जो है हमारा एनर्जी है, H प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। मी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आप लोगों को एक और पता होगा, म्यू = होता है C/λ। क्या होता है, C/λ। इस बात को याद रखिएगा। जो C जो है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है। क्या है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। ठीक, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, H = C/λ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, सब्स्टिट्यूट करोगे तो, यानी म्यू का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हो। अब मैंने अभी कहा था कि E = hc लिख सकते हो ऐसा। और आप लोगों को पता है म्यू बार = क्या होता है, 1/λ होता है। म्यू बार = क्या होता है, 1/λ। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/λ लिख सकता हूँ ऐसा। तो E = हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, hc, और ये हो जाएगा म्यू बार। तो ये भी फार्मूला आपका एनर्जी निकाल सकते हो। तो आपके कई फार्मूले हैं जिसके एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल रहे हो। जैसे जस्ट लाइक आप बात करते हो, प्लांक कांस्टेंट को याद करना जरूरी है। तो प्लांक कांस्टेंट होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। क्या होती है, जूल सेकेंड। क्योंकि जनरली एनर्जी को जूल से भी निकाला जाता है। और एच का जो मान है 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड होती है, अर्ग सेकेंड। तो जूल या अर्ग में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा आप कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बात कर सकते हो। तो कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी से भी आप मेंशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखना चाहिए, H 4.14 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट H का जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो तीनों है ना वैल्यू, इसको याद रखे रहें आप। तो इससे आपको फॉर्मूला में रखोगे, पुट करोगे लैम्डा वगैरह का मान, तो लैम्डा का मान, H का मान, C का मान सब याद रखोगे तो आपका एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से बनाइए इसको कि आप कितना आंसर लाते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास वर्क है। वर्क क्या है, आपको एनर्जी लैम्डा दिया गया है आपके पास 200 nm, और उसका एनर्जी निकालना है, कैलकुलेट करना है। एनर्जी कैलकुलेट करना है जूल में कैलकुलेट करना है। ठीक, और ऐसे ही आपको फिर से लैम्डा दिया गया है 800 nm, और आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है फिर से जूल में, और आपको बताना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आप बना के देखिए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि हमको आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना भी है। तो सबको धन्यवाद।